हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एपीआई स्कोर क्या होता है, एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या हर जगह एपीआई के थ्रू ही आपका रिक्रूटमेंट होता है, एपीआई स्कोर को किस तरीके से इंप्रूव करें हम ताकि हमारा एपीआई स्कोर इंप्रूव हो जाए, बढ़ जाए। इसके अलावा अगर हमारा एपीआई स्कोर अच्छा नहीं है, 40 है, 50 है, तो क्या हमारा रिक्रूटमेंट हो सकता है? तो गाइस डेफिनेटली यस, आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। कैसे होगा? आज की इस वीडियो में कंप्लीट चीजें कवर करूंगा, ए टू जेड चीजें बताऊंगा एपीआई से रिलेटेड। और इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 को लेकर के एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे कि कौन कौन टॉपिक को आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ये मैंने अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए उनको एनालाइज करके बताया हुआ है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हो, अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देखो गाइज, जो जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गई, बीएचयू हो गई, इसके अलावा जेएनयू हो गई और अदर यूनिवर्सिटीज, इन सभी में एपीआई स्कोर के बेस पे आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू दिए हैं। और मेरा गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके कॉलेज में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। वहां पे मैंने 3 ईयर टीचिंग भी करी हुई है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट करना है और एपीआई स्कोर किस तरीके से बढ़ाना है। मैं इस बात पे भी फोकस करूंगा ताकि आप अपने एपीआई स्कोर इंप्रूव कर पाए। और एपीआई स्कोर अच्छा नहीं होगा तब सिलेक्शन कैसे होगा, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। देखो गाइस, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है। मैं दोनों की बात बता देता हूं आपको। एक होता है जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, और एक होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं वहां पर सिलेक्शन होता है। मैंने क्या बोला? स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं। और यूनिवर्सिटीज में जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी खुद अपना फंड जो है उठा, यूजीसी डायरेक्ट उनको देती है। जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इन स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प कर रही होती है फंडिंग करने में। तो दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो अलग अलग है। आपको दोनों समझने चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, आपको लगेगा कि हमेशा ही आपको एपीआई पे ही फोकस करना है। ऐसा नहीं है। देखो, जब आपका रिक्रूटमेंट होगा परमानेंट पोस्ट के लिए, तो अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है आपका रिटर्न एग्जाम। एक आपका रिटर्न एग्जाम होगा जिसकी वेटेज अप्रोक्स 70 to 80% के आसपास हो सकती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी जो वेटेज है वो 20 से 30% के बीच में वेरी कर सकती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम लेता है, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, मध्य प्रदेश, ऐसे उत्तराखंड, अलग अलग स्टेट में ये एग्जाम चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका रिटन एग्जाम जितना अच्छा आप स्कोर करोगे, इंटरव्यू में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, इनके बेस पे मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आप देखेंगे इस प्रोसेस में आपको एपीआई आपसे पूछा ही नहीं गया। समझ रहे हो? एपीआई आपसे पूछा ही नहीं गया। इट मीन्स अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और नेट क्वालिफाइड हो तो उस केस में आप पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो और परमानेंट पोस्ट जो है आप ले सकते हो विदाउट पीएचडी। ये मैं बात करूं पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज की, जहां पर एपीआई पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। और क्योंकि यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम मोस्टली रिटन एग्जाम नहीं होता है। क्या बोला मैंने? यूनिवर्सिटीज में रिटन एग्जाम मोस्टली नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में बुलाने के लिए कोई ना कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा जाएगा। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या था, वहां पर आपका रिटन एग्जाम था। अब अगर आप रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे तब भी इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। लेकिन यूनिवर्सिटी में तो रिटन एग्जाम होता नहीं है। क्योंकि एग्जाम नहीं होता है तो फिर इंटरव्यू के लिए किसको कॉल किया जाए? सबको तो कॉल किया नहीं जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने एपीआई बनाया हुआ है। एपीआई के बेस पे ये लोग छटनी कर देते हैं, निकाल देते हैं। उन कैंडिडेट्स को हटा दिया जाता है जिनका एपीआई स्कोर कम होता है या फिर जो एलिजिबल नहीं होते हैं एपीआई स्कोर के बेस पे। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज में एपीआई का जो सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि एपीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस किस तरीके से एपीआई के मार्क्स आपको असाइन किए जाते हैं। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ जो दिल्ली है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो मोस्टली सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सेम तरीके से एपीआई कैलकुलेट किया जाता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट में, जैसे आईआईटीज हो गए, फिर आईआईएम हो गए, यहाँ पर जो है अलग क्राइटेरिया हो सकता है, 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादातर जो आपका एपीआई स्कोर है वो सेम तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही कैलकुलेट किया जाता है।
अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस हैं, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने दो चीजें बना रखी हैं। एक तो बना रखा है इन्होंने एपीआई कॉलेजेस के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने के लिए एपीआई कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसकी टेबल इन्होंने अलग दे रखी है। और ऊपर जो जो ये वाली टेबल है ये है डिपार्टमेंट में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी में। तो जो यूनिवर्सिटी का खुद का कैंपस है, जो मेन कैंपस है, वहां पर भर्ती के लिए ये वाला क्राइटेरिया फॉलो होता है, और जो कॉलेजेस है उनके लिए क्राइटेरिया अलग फॉलो होता है। तो मैं आपको कॉलेजेस वाला बता देता हूँ, बिकॉज कॉलेजेस वाला जो है वो मेन होता है। डिपार्टमेंट में काफी कम वैकेंसीज आती हैं, कॉलेजेस में काफी ज्यादा वैकेंसीज आती हैं, बिकॉज कॉलेजेस काफी सारे होते हैं। तो मैं कॉलेज की बात करूंगा, और देन मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। उस पीडीएफ में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में जा करके, और देन उसके बाद आप अपना इसके थ्रू अपना कैलकुलेट कर लेना, और बाद में भी एज ए रेफरेंस आप इसको यूज कर पाएंगे। सो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, वो ग्रुप आ जाएगा, वहां पे भी आपको मिल जाएगी ये वाली पीडीएफ। ओके, तो देखो गाइस, हम बात करेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो ग्रेजुएशन में अगर आपने स्कोर किया है 80%, 60% से लेकर के 60% से ज्यादा है, और 80 नहीं सॉरी यहाँ पर जो पहला वाला जो क्राइटेरिया ना, ये वाला पहला वाला जो बॉक्स है, इसमें 80% अबव है। 80% से ज्यादा अगर आपने स्कोर किया हुआ तो 21 नंबर आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो टोटल स्कोर होता है एपीआई का वो 100 होता है। 100 मार्क्स में से जो है आपको यहाँ पर 100 पॉइंट्स कह सकते हो आप, उसमें से आपको असाइन किए जाते हैं। 60% से ज्यादा परसेंटेज आई आपकी ग्रेजुएशन में और 80% के बीच में है, 60 से 80 के बीच में, तो 19 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। किसी स्टूडेंट के 59 अगर रह जाते हैं तो वो जो स्टूडेंट है वो इस कैटेगरी में फॉलो नहीं करेगा, फिर उसको जब 19 नंबर नहीं दिए जाएंगे फिर वो इस कैटेगरी में फॉलो करेगा 55 से 60% के बीच में। ऐसे में 16 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 45 से 55 के बीच में ऐसे में आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये ग्रेजुएशन में जो है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर असाइन किए जा रहे हैं पॉइंट्स, की कितने पॉइंट्स आपके बन रहे हैं। ये ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। आप पॉइंट लिख करके बता देना कि कितने पॉइंट बन रहे हैं, कमेंट कर दो फटाफट से कि कितने आपके पॉइंट बन रहे हैं। देखो गाइज, नेक्स्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है कि अगर आपके 80% या उससे ज्यादा हैं तो 25 पॉइंट मिलेंगे। 60% से लेकर के 80% के बीच में मार्क्स हैं आपके, तो ऐसे में 23 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर 55% या उससे ज्यादा है, 55 से 60 के बीच में, तो आपको फिर यहाँ पर 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऐसे में आपको 50% से काउंट किया जाएगा, मतलब 50 से 60% के बीच में काउंट किया जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन होता है ना 5% वाला, तो वो वाली कहानी यहाँ पे हो जाएगी। फिर एमफिल की अगर हम बात करें तो एमफिल में 60% या उससे ज्यादा आपने स्कोर किया तो 7 पॉइंट्स मिलेंगे। 55% या उससे ज्यादा 55% से 60% के बीच में किया तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर एमफिल तो बंद हो गया है, एमफिल तो डिसकंटिन्यू कर दिया है यूजीसी ने, तो अब कैसे काउंट करेंगे। जिन्होंने एमफिल किया हुआ उनको ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो गाइस, इसको लेकर के यूजीसी एक नया एपीआई इंडेक्स जल्दी ही लेकर के आएगा, जिसमें एमफिल को बताया जाएगा कि एमफिल का क्या करना है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा मुझे लगता है कि एमफिल पीएचडी को मर्ज करके जो 7 और 5 वाला कहानी है इसको मर्ज करके इसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। 25 और 5 यहाँ पर 30 कर दिया जाएंगे पीएचडी के, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर जो एमफिल खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि एमफिल डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो जो स्टूडेंट्स एमफिल अब नहीं कर पाएंगे उनके लिए तो एक तरीके से ये डिसएडवांटेज वाली बात हो जाएगी, है ना। तो आई थिंक फ्यूचर में एपीआई स्कोर एक नया बनेगा जिसमें एमफिल को लेकर के यूजीसी बताएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी। अभी फिलहाल तो इस तरीके से कैलकुलेशन करी जा रही है। पीएचडी अगर आपने करी है तो ऐसे में 25 पॉइंट दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे पीएचडी में किसी भी तरह कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपने पीएचडी करी है तो 25 पॉइंट डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। और इसीलिए पीएचडी वाले स्टूडेंट्स का जो एपीआई स्कोर है काफी ज्यादा बन जाता है, 25 पॉइंट एक साथ मिल जाते हैं। और एपीआई ज्यादा बनने की वजह से पीएचडी वालों के चांसेस काफी हाई होते हैं यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन के। यूनिवर्सिटी में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो वहां पर पीएचडी वालों को काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं, बिकॉज उनका एपीआई स्कोर काफी अच्छा बन जाता है। अगर आपने नेट विद जेआरएफ किया हुआ है तो आपको 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर आपने ओनली नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो 8 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर आपने रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं यूजीसी और पीयर रिव्यू जर्नल में तो उस केस में आपको 6 पॉइंट दिए जाएंगे। हर एक रिसर्च पेपर के 2 पॉइंट दिए जाते हैं, तो मैक्सिमम 3 तक काउंट किया जाएगा, मतलब 3 रिसर्च पेपर तक काउंट की जाएंगे। आपके 6 पॉइंट जो है मैक्सिमम यहाँ बन सकते हैं। सपोज करो अगर आपने चौथा रिसर्च पेपर लिखा है तो उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे इस एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो 3 पेपर तक काउंटिंग की जाती है, 2-2 नंबर करके आपको हर एक रिसर्च पेपर के दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर हर एक साल टीचिंग करने के 10 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, मतलब एक साल आपने टीचिंग करी 2 पॉइंट मिल गए, फिर दूसरे साल आपने टीचिंग करी 2 पॉइंट और मिल गए, तीसरे साल टीचिंग करी 2 पॉइंट और मिल गए। इस तरीके से आपको 5 ईयर तक 2-2 पॉइंट्स करके मिलते रहते हैं, मतलब मैक्सिमम जो है 10 पॉइंट्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो। अब ये जो टीचिंग है ये कहाँ पे टीचिंग जो है मानी जाएगी,
या तो आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया हो या फिर प्राइवेट में पढ़ाया हो, लेकिन वहां पर जो पे स्केल है वो यूजीसी वाला पे स्केल फॉलो किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, सैलरी 12,000 मिल रही है, तो इस तरीके का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया जाएगा। यूजीसी का पे स्केल अगर फॉलो किया है उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं आपको वो, तो काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी जॉब नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होनी चाहिए, बस पढ़ा रहे हो आप, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया फिर वो एक टेम्परेरी जॉब होगी, टेम्परेरी वाले जो है उनको नहीं दिए जाते पॉइंट्स। तो ये चीज आपको, अगर आपको अवार्ड मिला है कोई भी इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पे, किसी कोई अवार्ड आप जीता है आपने, तो उस केस में आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और स्टेट लेवल पे जीता है तो आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो गाइस ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन जाते हैं, एक एक पॉइंट काफी मैटर करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल आपका बनेगा स्कोर वो 100 बनेगा, और 100 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। 100 में से आप जल्दी से फटाफट से कैलकुलेट कर लो, आपको तो याद होगा कि क्या क्या किया हुआ आपने, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने, नेट किया है या पीएचडी करी है, और आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दो आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। और देखो गाइस, अब मैं बात करूंगा कि किस तरीके से एपीआई स्कोर को इम्प्रूव किया जाए, क्या ऐसा करें जिससे हमारा एपीआई स्कोर बढ़ जाए और यूनिवर्सिटीज में हमें कॉल करने के लिए, मतलब इंटरव्यू की कॉल आ जाए। अच्छा, कितने पॉइंट्स पे कॉल आती है इंटरव्यू के लिए? तो गाइस देखो, यूनिवर्सिटी में जनरली जो है कॉल आती है आपके 60 पॉइंट्स पे। देखो लिखा हुआ है, फॉर अपॉइंटमेंट्स इन द कॉलेजेस ऑल द कैंडिडेट्स सिक्योरिंग 60 मार्क्स एंड अबव shall be called for interview for the post of assistant professor. A minimum of 50 candidates for the first vacancy and 20 candidates for every additional vacancy. तो इस तरीके से कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, काफी हाई कंपटीशन हो जाता है उस केस में। तो यहाँ पर क्या है, 60 पॉइंट्स आपके बनने चाहिए, उससे ज्यादा। अब ये जो 60 मार्क्स हैं ये कम ज्यादा कई बार हो जाते हैं, कई बार 55-50 पे भी कॉल लिए जो है बुला लिया जाता है, बिकॉज कई बार अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो उस केस में फिर ज्यादा, फिर क्योंकि रिक्रूटमेंट भी तो होना है, कौन पढ़ाएगा, कौन फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो इस वजह से फिर वहां पर कम पॉइंट्स भी कर दिए जाते हैं कई बार। लेकिन ये जनरली बता रहा हूँ 60 पॉइंट्स जो है आपके होने चाहिए। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपके कितने बन रहे हैं पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि कैसे इंप्रूव किया जाए अपना स्कोर। देखो सबसे पहला चीज जो आपको करनी है दैट इज, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ नेट है तो जेआरएफ क्रैक करो फटाफट से। इससे क्या होगा, आपके 2 पॉइंट यहाँ बढ़ जाएंगे, 2 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, और जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे तो डबल एडवांटेज, एक तो पीएचडी एडमिशन में काफी हेल्प मिलेगी, प्लस आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो पॉइंट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे एपीआई में, प्लस स्कॉलरशिप और पीएचडी में एडमिशन, दो 3 एडवांटेज आपको एक साथ मिलेंगे। पहली चीज तो आपको इस चीज पे फोकस करना है। नेक्स्ट आपको करना है कि आपको रिसर्च पेपर लिखने हैं। रिसर्च पेपर लिख करके आप अपना 6 पॉइंट तक बढ़ा सकते हो, 2-2 पॉइंट करके बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर जो रिसर्च पेपर होते हैं इसमें आपके कई ऑथर हो सकते हैं, एक रिसर्च पेपर के 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिल करके भी रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट सभी को नहीं मिलते। पॉइंट्स मिलते हैं फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, जो स्टार्टिंग में 2 पर्सन होते हैं। जैसे सपोज करो आपने एक रिसर्च पेपर लिखा आपने, जिसमें 3 लोगों ने मिलकर के लिखा, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ये 3 फ्रेंड है आपस में, तीनों फ्रेंड्स ने मिलकर के एक रिसर्च पेपर लिखा है। अब इस रिसर्च पेपर में यहाँ पर ऑथर का नाम होता है कि किस ऑथर ने मतलब किसने इस रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है, किसने लिखा है इस पेपर को। तो सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है बी, फिर लिखा हुआ है सी, फिर लिखा हुआ है ए। तो इस रिसर्च पेपर में जो बी और सी हैं इनको पॉइंट दिए जाएंगे, इसके भी 2 मिलेंगे, बी को भी 2 पॉइंट मिलेंगे, सी को भी 2 पॉइंट मिलेंगे, और ए को पॉइंट नहीं दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो 2 ऑथर होते हैं उनको ही पॉइंट दिए जाते हैं। रिसर्च पेपर कितने भी लोग मिल करके लिख सकते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कितने भी लोग मिल करके पेपर को लिख सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन पॉइंट्स जो है वो स्टार्टिंग के 2 बंदों को ही दिए जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं चीज और आपको मेंशन कर दूं कि रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, इसको लेकर के मैं अपने ही इसी चैनल पे यूट्यूब पर ही फ्यूचर में वीडियोस लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आपको रिसर्च पेपर लिखना है, और रिसर्च पेपर लिखने के तरीके क्या होते हैं मैं बिल्कुल इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इस ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका पेपर भी काफी जल्दी से पब्लिश हो जाएगा, और ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा। मैंने खुद ने 2 पेपर लिखे हुए हैं अभी तक, और इन दोनों पेपर को मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने पेपर लिखे हैं, और आप किस तरीके से इन पेपर्स को खुद भी लिख सकते हो। तो ये चीज जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, आप लोग ना वीडियोस को लाइक नहीं करते, वीडियोस को विदाउट लाइक करे छोड़ के चले जाते हो, ये चीज बड़ा दुखी कर देती है कभी कभी, क्योंकि एज ए टीचर हम लोग को मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, आपके फीडबैक से मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, यही आपका फीडबैक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कई बार कमेंट करके बता दिया करो कि सर आपकी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है, और इस तरह के जो टॉपिक मैं बनाता हूँ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, इस तरह के टॉपिक को कवर करने में काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी चीजें जो है, अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट किया जाए।
तो इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताओ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी नहीं लगी और आपका कितना स्कोर बन रहा है। अब ये जो पीडीएफ है आप कहाँ पे मिलेगी, ये पीडीएफ मैं आपको अपनी ऐप में भी अवेलेबल करवा दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, आप वहां पे भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। इसका जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है वहां पर ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये कंप्लीट चीजें आपको समझा दी हैं। और अभी आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट करके बताओ, और ये भी कमेंट करके बताओ कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी में या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्लान कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग में फ्यूचर में मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड किस तरीके से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाए जाएं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी जो ये वीडियो है ये मैंने बनाई है कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आप सिलेक्शन के अपने चांसेस बढ़ा सकते हो। और गाइस अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो जून 2024 के लिए, तो यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें, इसके लिए आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। अब देखो ये सिर्फ मैं कहने की बात नहीं कह रहा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ रहे थे उन सभी का एग्जाम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक है। इन्होंने नेट क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, इन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है, आप देख सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्यों क्रैक कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज जो मेरी टीचिंग मेथोलॉजी रहती है पढ़ाने की वो यही रहती है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि जिससे आपका जो एग्जाम है एक ही बार में क्रैक हो जाए, आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी पड़ेगी, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। दुनिया भर की चीजें पढ़ी मार्केट में, सबको नहीं पढ़ना है, इतना टाइम नहीं है क्योंकि 4 से 6 महीने ही होते हैं एग्जाम में, उसके बाद एग्जाम आ जाता है। तो हमें लिमिटेड कंटेंट पे फोकस करना है, हमें एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न पे फोकस करना है। जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से थ्योरी कवर करनी है, उन चीजों को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने में काफी हेल्प मिलती है आपकी। तो वैसे इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। सो यहाँ पर आपको 100 मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वीडियो लेक्चर्स हो चाहे नोट्स हो, सब कुछ ही बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, और इसलिए लैंग्वेज की किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो क्या करना है आपको, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।